मगर हुआ ये कि अगले रोज़ वो बग़ैर इतला के ही आ धमकी। इमरान अभी शो से वापस आया ही था और नहा रहा था। आज भी नादिया ने निहायत कीमती सूट पहना हुआ था। हाफ स्लीव्स में इसकी बाहें जगमगा रही थी। इमरान ने पसो पेश की लेकिन वो अड़ी रही। इमरान को जाना पड़ा। इसकी वापसी रात को करीबन 2:30 बजे हुई। जाहिर है कि वो खाना वगैरह भी खा कर आई थी। कुछ खाना वो पैक करवा कर भी लाई। वो किसी ऊंचे चाइनीज़ होटल का खाना था। शायद वो हमें बताना चाहती थी कि ये होता है चाइनीज़। वो बाजार की टूटी फूटी सड़क पर नाक मुंह चढ़ा रही थी और इमरान से कह रही थी कि वो लोग इस घुटन ज़दा गर्द आलूद माहौल में कैसे रहते हैं। तीसरे रोज़ जब मैं और इमरान पासपोर्ट लेने के लिए महरान गाड़ी पर निकले तो बाजार में पहुंचकर ठटक गए। बाजार की टूटी फूटी सड़क पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा था। इमरान ने एक थड़े के करीब जाकर कार आहिस्ता कर दी। यहाँ चाचा नज़ीर, तायर अहमद, मास्टर ताजदीन और इस उम्र के दीगर हजरात बैठे थे। इमरान ने मास्टर ताजदीन से पूछा, मास्टर जी मुबारक हो, सड़क शुरू हो गई है। मास्टर जी ने कहा, तुम्हारी ही मेहरबानी है बेटा, परसों तुम्हारी सेक्रेटरी ने बता दिया था सब कुछ। वो तुम्हारी ही सेक्रेटरी है ना? कौन सेक्रेटरी? इमरान ने कार से उतरते हुए पूछा। भाई वही लाल कार वाली मिस नादिया। इमरान एक लहजा के लिए गड़बड़ाया, फिर संभल कर बोला, क्या कह रही थी वो? वही जो तुमने कहा था। बोल रही थी कि इमरान साहब की तरफ से खुशखबरी है, परसों से सड़क का काम शुरू हो जाएगा। इस वक्त तो पूरा यकीन नहीं आया था मगर अब आ गया है। तुम्हारे बड़े एहसान हैं बेटा हम सब पर, अब किस किस का शुक्रिया अदा करें। वैसे तुमने कोई दफ्तर वगैरह खोला है? मेरा मतलब है ये सेक्रेटरी। हाँ जी कुछ ऐसा ही है, इमरान ने गोलमोल जवाब दिया। हमारी कॉलोनी में सीवरेज का काम कब शुरू कराओगे पुत्र जी? चाचे नजीरे ने कहा। बस जल्द ही, इमरान गड़बड़ा गया। 2 हफ्ते का वादा किया है तेरी सेक्रेटरी साहिबा ने। पूरी कॉलोनी का गंदा पानी गलियों में चलता है। तेरा ये एहसान तो हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। अल्लाह लंबी उम्र करे तेरी और तेरी सेक्रेटरी शादिया की। नज़ीर, शादिया नहीं नादिया, एक तो तू हर लफ्ज़ का हुलिया तबाह कर देता है, रहमत ने कहा। कौन ब्याह कर लेता है? बहरे नज़ीरे ने कान पर हाथ धरा। एक नौजवान ने हंस कर कहा। पाँव कब्र में चले गए मगर चाचे को आवाज़ ब्याह और शादिया वगैरह ही की आएगी। सब हंस पड़े। इमरान भी इस हंसी में शरीक हुआ और फिर उलझा सा गाड़ी में बैठ गया। चंद और अफराद भी मौके पर आ गए और इमरान को सताइशी नज़रों से देख रहे थे। ये क्या चक्कर चला रही है ये उल्लू की पट्टी? इमरान मुझसे मुखातिब होकर बोला, लगता है कि तुम्हें मुतासिर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। मैंने कहा, हो सकता है कि कल कलां वो इलाके के लोगों में नकद पैसे बांटना भी शुरू कर दें। इमरान ने गहरी सांस ली और एकदम पुरसुकून हो गया। चलो खल्के खुदा का भला होना चाहिए, चाहे किसी तरह भी हो। वो ड्राइविंग करते हुए बोला, मगर इसके बदले जब वो तुमसे बला की तरह चिमट जाएगी तो फिर? चलो ये भी एक नया तजर्बा होगा कि बला कैसे चिमटती है। इतनी खुशफहमी में न रहो। ऐसी औरतें जब किसी मर्द को जीतने के चक्कर में पड़ जाती हैं तो बहुत आगे निकल जाती हैं। कितना आगे निकलेगी? बॉर्डर पार कर जाएगी। ऐसी औरतों के नज़दीक कोई बॉर्डर शार्डर नहीं होता। मैंने मायने खेज अंदाज में कहा। खुशी बस इस बात की है कि मेरे गूंगे यार ने अब थोड़ा थोड़ा चहकना शुरू कर दिया है। बाकी नादिया के बारे में परेशान होने की कोशिश न कर जिगर। इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। इसी दौरान में इमरान के फ़ोन की बेल हुई और नादिया का फ़ोन आ गया। इमरान ने मुझे सुनाने के लिए मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो डियर, कैसे हो? नादिया ने शेरी आवाज़ में पूछा। बिल्कुल ठीक। कहाँ जा रहे हो? बस ज़रा मार्केट तक। और कौन है साथ? कोई नहीं। चाइनीज़ फूड वाली है तो बता दो, फिर फ़ोन कर लूँगी। इससे सिर्फ सर्कस में मुलाकात होती है। वो हर वक्त मुझसे चिमटी नहीं रहती, तुम्हारे दिमाग से तो चिमटी रहती है। इमरान ने जवाब में कुछ नहीं कहा। अरे नाराज़ ना हो जाना स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारी नाराज़ी मोल नहीं ले सकती, तो फिर ऐसी बात क्यों करती हो? वेरी सॉरी, कान पकड़ती हूँ भाई। और हाँ, आज अपने घर के बाहर कोई तब्दीली महसूस की तुमने? सड़क बन रही है और लोगों का ख्याल ये है कि ये काम मैंने शुरू करवाया है। तुमने ही तो करवाया है डार्लिंग, और अभी और बहुत कुछ कराओगे। तुम में सचमुच मैजिक है। मेरा बस चले ना तो पता है क्या क्या करूं। क्या करो? तुम्हारी हर मुस्कुराहट का सदका उतारना शुरू कर दूं। मुस्कुराहट का सदका 1 लाख रुपया, लॉफ्टर का नजराना 2 लाख। यूं 2-4 हफ्तों में ही अपनी सारी पूंजी तुम पर लगा दूं। तुम जो बात बात पर मुझे अमीर कबीर होने का ताना देते हो, तो ये ताने हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद मैं आम से कपड़े पहनकर तुम्हारे पीछे तुम्हारी फटीचर मोटरसाइकिल पर बैठूं, गोल गप्पे, आलू चने और समोसे खाऊं, पूरे शहर में तुम्हारे साथ लूर लूर फिरूं। ऐसे शौक बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। फिर अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होता है। जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे लगता है कि तुमने अभी तक मुझे मुआफ़ नहीं किया। सलीम की मौत अभी तक तुम्हारे जहन पर सवार है। मैं इसके लिए तुम्हारा दिल कैसे साफ़ कर सकती हूँ? मुझे बताओ प्लीज़, मुझे बताओ। मैं हर काम के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी इन बातों से जाने वाला लोड तो नहीं आएगा। बहरहाल जो हो गया सो हो गया, अब इसका जिक्र ना ही छेड़े तो अच्छा है।
अच्छा नहीं छेड़ती। बताओ आज शाम क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। ठीक है, मैं 10 बजे तुम्हें फ़ोन करूँगी। ओके, इमरान ने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। दो चेहरों वाली औरत, मैंने नफ़रत से कहा। इसी दौरान में एक और कॉल आ गई। इस मरतबा दूसरी तरफ मैडम सफूरा थी। हेलो इमरान, कैसे हो? वो बावकार अंदाज में बोली। बिल्कुल ठीक मैडम। कोई खिदमत? नहीं, अभी चंद दिन आराम करो, खाओ पियो और तवानाई बहाल करो। ख़ास तौर से इकबाल की सेहत बेहतर होनी चाहिए। आप कैसी हैं मैडम? इमरान ने पूछा। बिल्कुल खैरियत से और आजकल खुश भी हूँ। मैं नादिया में काफ़ी चेंज महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ मेल जोल इसके मिजाज पर अच्छा असर डाल रहा है। अल्कोहल भी कम ले रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा थोड़ा वक्त इसके लिए निकालते रहो। जैसे आपका हुक्म मैडम। नहीं भाई, ये हुक्म नहीं, ये तो एक दोस्ताना दरख्वास्त है। मुझे मार्च में एक नुमाइश देखने जापान जाना है। 1 हफ्ते का टूर है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम और नादिया भी प्रोग्राम बनाओ और मेरे साथ चलो। इमरान ने खामोशी इख्तियार की तो वो जल्दी से बोली, ये भी हुक्म नहीं है, दरख्वास्त है भाई, आराम से सोच लेना, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। रस्मी गुफ्तगू के बाद मैडम ने इमरान को खुदा हाफिज कहा। इमरान गुमसुम था। इसके तासुरात से कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। इससे अगली रात मैंने और इकबाल ने एक अजीब तमाशा देखा। मैडम नादिया शाम 7 बजे ही आ गई। उस रोज़ इमरान की सर्कस से छुट्टी थी। नादिया का प्रोग्राम था कि वो इमरान को कहीं बाहर लेकर जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बारिश शुरू हो गई। नादिया वहीं घर में ही हमारे साथ बैठी रही। इसका ड्राइवर और गार्ड एक सुरख होंडा कार में थी। ये गाड़ी बाजार से बाहर बड़ी सड़क पर खड़ी थी। इन दोनों हुक्म के गुलामों को सारी रात भी गाड़ी में गुजारना पड़ती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। नादिया बेतकल्लुफ़ी से हमारे साथ गपशप करती रही। वो अपना ख़ास तकब्बुराना अंदाज़ छोड़कर हमसे घुल मिल जाने की ख्वाहिश रखती थी। शायद इसकी ख्वाहिश थी कि वो हमारे दरमियान शाहीन की जगह ले सके, मगर ऐसा होना मुमकिन नहीं था। नादिया लाख कोशिश करती, मगर इसकी बातों से तुज़ा की बू आती थी। अपने और इमरान के रोमांस के हवाले से अब वो हमसे खुलकर बात कर रही थी। इसने बोल्ड अंदाज में बताया कि इसने इमरान को इस पहली रात में ही पसंद कर लिया था, जब वो कोठी में दाखिल हुआ और शेरे के साथ इसकी तूफ़ानी झड़प हुई। वो इस सारे वाक़े की तफसील मज़े लेकर बयान करती रही और बताती रही कि वो किस तरह क्लोज सर्किट टीवी पर वो सारे मंजर देखती रही थी। बारिश जोर पकड़ गई तो नादिया ने आइडिया दिया कि कार्ड खेले जाएं। हम इमरान के कमरे में कार्ड खेलने लगे। कार्ड खेलने के दौरान में ही इंकशाफ हुआ कि आज इकबाल की सालगिरह है। नादिया ने फ़ौरन ड्राइवर को इसके सेल फ़ोन पर कॉल की और इसे केक वगैरह लाने को कहा। आध पौन घंटे बाद बारिश में भीगा हुआ ड्राइवर बहुत बड़ा केक और बहुत सारा बारबेक्यू लेकर पहुंच गया। हमने इकबाल की 26वीं सालगिरह का केक काटा और हल्ला गुल्ला किया। इस दौरान में नादिया ने एक चाबी निकाली और इकबाल को देते हुए कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सालगिरह का तोहफा है। ये क्या है जी? नई सुजुकी कार। वो इत्मीनान से बोली। दरअसल ये इमरान के लिए थी। तुम्हारी और ताबिश की बारी बाद में आती, मगर अपनी बर्थडे की वजह से तुम नंबर ले गए। अब इमरान के लिए और आ जाएगी। इस 5 लाख के तोहफे पर हम वाकई हैरान हुए। इकबाल ने रस्मी एहतजाज किया, मगर वो तो हम सब पर बिल्कुल रेशा ख़त्मी हो रही थी और इसकी वजह कोई ढकी छुपी नहीं थी। वो हर वक्त इमरान को मुतासिर करना चाहती थी। इमरान का हसूल जैसे इसके तूफ़ानी मिजाज के लिए एक चैलेंज बना हुआ था। 10 बजे के करीब बारिश एकदम शिद्दत इख्तियार कर गई। खिड़कियों पर पानी की ताबड़तोड़ बौछारें पड़ने लगी। इस सूरत हाल में नादिया का पैदल चलकर 2 फरलांग दूर खड़ी गाड़ी तक जाना मुमकिन नहीं था। वो तो शायद खुद भी यही चाहती थी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इमरान के साथ गुजारने का मौका मिले। इकबाल ने 2-3 लंबी जमाइयाँ ली, फिर मुझे आंख से इशारा किया। मैं और इकबाल उठकर अपने कमरे में आ गए। इमरान और नादिया वहीं बैठे कार्ड खेलते रहे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ही देर बाद मैं बिस्तर पर ओंगने लगा। न जाने कब मेरी आंख लग गई। मुझे इकबाल ने ही बुलाकर जगाया था। मेरी नज़र वॉल क्लॉक पर गई। रात का 1 बजने वाला था। गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी था। मैंने सवालिया नज़रों से इकबाल का चेहरा देखा। इसने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और सरगोशी के अंदाज में बोला, आओ मेरे साथ। मैंने चप्पल पहनी और उठकर दबे पाँव इकबाल के पीछे चल दिया। हम बगली दरवाजे से निकले और गैराज में आ गए। वहाँ घूमकर घर की साइड वाली राहदारी में पहुँचे और बारिश की बौछारों से बचते बैकयार्ड में पहुँच गए। यहाँ नीम तारीकी थी और इकबाल की आंखों में शरारत की चमक नजर आ रही थी। इसने खिड़की की बारीक झुरी से आंख लगाई। कुछ देर बाद वो पीछे हट गया और मुझे झुरी में से देखने का मौका दिया। अंदर का मंजर तवज्जो तलब था। लंबे सोफे पर नादिया इमरान के साथ बैठी टीवी देख रही थी। वो इमरान के साथ लगकर बैठी हुई थी और ज़बरदस्त रोमानी मूड में दिखाई देती थी। फिर मेरे देखते ही देखते वो सोफे से फिसली और बड़ी अदा से कालीन पर बैठ गई। इसने नींद दराज होने के अंदाज में सोफे के निचले हिस्से से टेक लगा ली थी। ये क्या कर रही है? ऊपर बैठो। इमरान की मदम आवाज़ मेरे कानों से टकराई।
नहीं, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। वो बड़े नाज से इमरान के घुटने के साथ लगकर बोली। ये क्या ड्रामा है भाई? ड्रामा नहीं, बस मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं भी नीचे बैठ जाता हूँ। अब तुम ड्रामा कर रहे हो, वो इसे रोकते हुए बोली। वो ठंडी सांस लेकर रह गया। वो बड़ी हैजान खेज अंदाज में इसके घुटने से लगी हुई थी। इसके ताल्लुक में सबसे नुमायाँ चीज़ हैजान ही नजर आती थी। वो जदीद तराश की शलवार कमीज़ में थी। कमीज़ का गिरबान वाहियात हद तक कुशादा था। वो अपने बैठने के अंदाज से इस कुशादगी में इजाफा कर रही थी। इमरान ने निगाहें टीवी स्क्रीन पर जमा रखी थी। तब मैंने एक और दिलचस्प मंजर देखा। नादिया ने बड़ी आहिस्तगी से इमरान की सफ़ेद चप्पल इसके पाँव से अलहदा कर दी और बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में होले होले इसके पाँव पर उंगलियां चलाने लगी, इसके तलवों को सहलाने लगी। इमरान ने एक बार फिर मना करने की कोशिश की, मगर इसने मसनूई गुस्से से डांट कर इसे चुप करा दिया। इसका ये रवैया ताज्जुब खेज था। ये कोई आम लड़की नहीं थी, लाल कोठी की छोटी मैडम थी। दर्जनों मुलाजिम इसके एक इशारे के मुंतज़िर रहते थे। वो करोड़ों की मालिक थी और बड़ी बहन की वजह से ही सही, मगर इसे सोसाइटी में एक मुकाम हासिल था। आज इस बादोबारा की शम में वो इस छोटे से मकान में बाजीगर इमरान दानिश के कदमों में बैठी थी और फदवियाना अंदाज में इसके पाँव सहला रही थी। वो क्या शय थी, कुछ समझ में नहीं आता था। मैंने खिड़की से पीछे हटकर इकबाल के कान में मदम सरगोशी की। देखो तुम भी, देखने वाला सीन है। अब इकबाल ने अपनी आंख खिड़की से लगा दी। कुछ देर देखता रहा, फिर पीछे हटकर बोला, बहुत बड़ी फफे कुटनी है ये। बारी ताला हमें और हमारे यार को इसके शर से बचाए। तब इसने हाथ से इशारा करके मुझे बताया कि अब देखने की बारी मेरी है। मैंने झुर्री से आंख लगाई। अंदर का मंजर बदला हुआ दिखाई दिया। वह फिर सोफे पर इमरान के पहलू में बैठी थी। इसके बाल मुंतशिर थे, चेहरा जज्बात से तमतमा रहा था। इसने कमीज़ के ऊपर से इमरान का कांधा चूमा, फिर इसके गिरबान के बटन खोलकर अपनी नाक इसके सीने पर रगड़ने लगी। लेकिन ये बात अय्या थी कि इसे इमरान की तरफ से मुनासिब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जब वो मज़ीद आगे बढ़ी तो इमरान अपना सिगरेट केस लेने के बहाने उठा। वो गहरी सांस लेकर सोफे पर फैल गई और नाकिदाना नज़रों से इमरान का जायज़ा लेने लगी। वो दूसरी खिड़की के पास खड़ा सिगरेट सुलगा रहा था। क्या बात है डियर, कुछ उखड़े हुए लग रहे हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। फिर कैसी बात है? इसने होशरुबा अंगड़ाई ली। इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अदा से मुस्कुराई। इसकी हल्की ब्राउन आंखों में नशा तैरने लगा। लगता है शर्म आ रही है, इसने कहा और हाथ ऊपर उठा दिया। एकदम कमरा तारीक हो गया। इसने ट्यूब लाइट का बटन ऑफ कर दिया था। मैं जल्दी से पीछे हट गया। इकबाल ने सरगोशी में कहा, क्या हुआ, कैंची चल गई? मैं समझा नहीं, क्या कैंची? यार सीन सेंसर हो गया है ना, इसने कहा और मुझे खींचकर वापस अपने कमरे में ले आया। हम वहाँ अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। मैंने साफ महसूस किया था कि इमरान नादिया से गुरेज कर रहा है, मगर वो मुकम्मल गुरेज नहीं कर रहा था, साथ साथ कुछ हौसला अफजाई भी जारी रखे हुए था। यूँ लगता था कि वो नादिया को अपने आप में उलझा रहा है। सिर्फ 2-3 मिनट बाद इमरान के कमरे की लाइट दोबारा ऑन हो गई। इकबाल मुस्कुराया। लगता है कि छोटी मैडम की दाल गली नहीं। मैंने तायद की। 5-10 मिनट बाद हमने देखा कि नादिया वापस जाने के लिए तैयार है। इमरान ने एक पुरानी बरसाती इसके लिए मुहैया कर दी थी। वो बुझी बुझी सी थी, बल्कि नाराज़ लगती थी। इसने हमसे भी मुख्तसर सी बात की। फ़ोन करके इसने अपनी लहीम शहीम गार्ड को बुला लिया। इसके साथ वो वापस चली गई। इसके जाने के बाद इकबाल बोला, यार इमरान, बड़े पल्ले दर्जे की कठोर हो तुम। इसने मुझे गाड़ी की चाबी दी। कम से कम आज तो इसे खुश करके भेजना था। कैसे खुश करता? कमरे की बत्ती 2-4 मिनट मजीद बुझी रहने देनी थी। ज़्यादा देर अंधेरे में रहें तो शैतान खिड़की में से झांकने की बजाय अंदर कमरे में आ जाता है। बड़े पहुँचे हुए हो तुम। तुम्हें कैसे पता चला कि शैतान खिड़की में से देख रहा था? इकबाल ने पूछा। देख नहीं रहा था, बल्कि देख रहे थे। वो मुस्कुराया। मुझे तो ये जगा कर ज़बरदस्ती ले गया था यार। मैंने दफ़ा किया। चलो कोई बात नहीं, इतनी सी शैतानी तो तुम दोनों का हक है। अब क्या करने का इरादा है छोटी मैडम के साथ? कोई फिल्मी किस्म का इंतकाम तो नहीं लेना चाहते? मैंने पूछा। इमरान का मूड अब कदरे बहाल था। खुशगवार लहजे में बोला, इरादा तो ऐसा ही है। अब इसके साथ शादी करूंगा। जब ये लाल जोड़ा पहनकर, हाथों में मेहंदी लगाकर, गहनों से लदी पंदी गठरी सी बनकर फूलों की सेज पर बैठी होगी तो अंदर आऊँगा और कहूँगा, नादिया बेगम, ये सुहाग रात नहीं है, ये इंतकाम की रात है। आज तुम्हारा घूंघट कोई नहीं उठाएगा। तुम इस कांटों की सेज पर अकेली ही रात गुजारोगी। आज के बाद इस घर में तुम सिर्फ नाम की दुल्हन बनकर रहोगी। पल पल जियोगी, पल पल मरोगी। इकबाल बोला, यार वैसे इस मशहूर फिल्म सीन में जो बार बार फिल्माया गया है, कोई लॉजिक नहीं है। मेरे ख्याल में तो ये मजबूरी का सीन है। सेंसर का डर होता है, इसलिए दुल्हा साहब अपने इंतकाम का रुख मोड़ कर तकिया उठाते हैं और बाहर सोफे पर जाकर लेट जाते हैं। तमाशाई बेचारे सूखे पीके शरीफाना इंतकाम पर उड़ते रह जाते हैं। तुम्हारे ख्याल में ये सीन कैसे होना चाहिए? इमरान ने सिगरेट सुलगाया। मैं होता तो इस तरह बोलता,
वो हूबहू फिल्म स्टार वहीद मुराद के लबो लहजे में बोलने लगा, शुबाना ये सुहाग की रात नहीं है, इंतकाम की रात है। हम इंतकाम का दौर शुरू करने वाले हैं, लेकिन जिस तरह लंबी छलांग लगाने के लिए पहले पीछे हटना पड़ता है, इसी तरह मैं भी पीछे हट रहा हूँ। आज की रात हम मोहब्बत के साथ गुजारेंगे, सुबह 7:30 बजे से इंतकाम शुरू करेंगे, वगैरह वगैरह। मेरा पासपोर्ट मिल गया था। वीज़े के इंटरव्यू के लिए हमें एम्बेसी से 10 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिली थी। ये भी इमरान की कोशिश से हुआ था, वरना 20 दिन बाद बारी आ रही थी। अब ये 10 दिन हमें जैसे तैसे गुजारने थे। इंटरव्यू के बाद वीज़ा लगने में भी 10-15 रोज़ लगने थे। 2 रोज़ बाद रात को हमने एक बार फिर सीन देखा। ये सीन पहले वाले सीन से ज़्यादा तहलका खेज था। शुक्र का मुकाम ये था कि जिस वक्त नादिया ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी, सिर्फ 5 मिनट पहले ही शाहीन हमारे पास से उठ कर गई थी। नादिया की आमद महसूस करके हमने फ़ौरन शाहीन की मौजूदगी के अहम आसार कमरे से ख़त्म कर दिए। नादिया आज भी शानदार साड़ी में थी। इसका मूड कदरे बेहतर नज़र आता था, मगर आज इसके चेहरे पर ख़ास किस्म की तमतमाहट भी मौजूद थी। ये तमतमाहट बता रही थी कि इसने 1-2 पैग लगा रखे हैं। इसने समर पर इत्मीनान का इजहार किया कि इलाके में सड़क की तामीर का काम तेज़ी से जारी है। आज जो शोल्डर बैग नादिया के कंधे से झूल रहा था वो निस्बतन बड़ा था, कुछ फूला हुआ भी नज़र आता था। नादिया ने इकबाल से पूछा कि इसने अपनी नई गाड़ी ड्राइव करके देखी है। गाड़ी में बैठकर तो देखा है, मगर अभी ड्राइव नहीं की। इकबाल ने कहा, तो फिर जाओ, एक चक्कर लगा कर आओ तुम और ताबिश। गालबन वो इमरान के साथ तन्हाई चाहती थी। जैसे आपका हुक्म, इकबाल ने कहा। मैं और इकबाल बाहर आ गए। ब्लू कलर की नई मेहरान बाहर मौजूद थी। हम बाजार से निकलकर मार्केट की तरफ चले गए। मैंने कहा, यार मुझे तो इस गाड़ी में बैठकर कराहियत सी हो रही है। लगता है कि ये गाड़ी नहीं है, किसी की हवसकारी का पेशगी मुआवजा है, और इसके अलावा शायद सलीम के खून की कीमत भी है। लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा है, मगर फ़िलहाल मजबूरी है, इकबाल ने कहा। हम नादिया की अजीबो गरीब किरदार, इसकी शोला सिफ्ती और आतिशबाई पर बात करते रहे। वो एक बिगड़ी तिगड़ी अमीरजादी से भी आगे की चीज़ थी। हमने आइसक्रीम वगैरह खाई, फिर आध-पौन घंटे में वापस आ गए। इकबाल ने गाड़ी घर से कुछ फासले पर ही रोक दी, और इसकी आंखों में एक बार फिर परसों वाली शरीर चमक मौजूद थी। इसकी जेब में डुप्लीकेट चाबी मौजूद थी। इस चाबी से इसने आवाज़ पैदा किए बगैर छोटा गेट खोला और मेरे साथ अंदर चला गया। अभी हम बरामदे में ही पहुंचे थे कि अंदर से बुलंद आवाज़ें सुनाई देने लगी। इनमें नादिया की आवाज़ नुमाया थी। वो किसी बात पर इमरान से झगड़ रही थी। आज मामला गर्म है भाई, इकबाल ने मेरे कान में सरगोशी की। वो मुझे साल लेकर रहदरी से गुजरा और फिर इसी खिड़की के सामने पहुंच गया जहां से परसों रात भी हमने अंदरूनी मंजर देखा था। इस खिड़की में ये झुरी इकबाल जानबूझकर रखता था। इस बात का पता मुझे 2 रोज़ बाद चला। कमरे से उभरने वाली आवाज़ें अब साफ सुनाई दे रही थी। नादिया कह रही थी, तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो, जानबूझकर कर रहे हो। साफ कह क्यों नहीं देते कि हमारे दरमियान रिलेशन नहीं हो सकता? तुम्हारे लिए रिलेशन का बस एक ही मतलब क्यों है? ज़रूरी तो नहीं कि रिलेशन के लिए हम इकट्ठे एक बिस्तर पर सोएं, हम अच्छे दोस्तों की तरह भी रह सकते हैं। ये सब कहने सुनने की बातें हैं इमरान, वो भड़के लहजे में बोली। हकीकत यह है कि तुमने अभी तक मुझे सलीम के लिए माफ़ नहीं किया। तुम्हारे दिल में वही गिरा पड़ी हुई है, उसका दुख सीने में लेकर बैठे हुए हो तुम। मेरी तरफ देखते हो तो तुम्हारी आंखों में नफरत चमक उठती है। नादिया की आवाज़ बहकी हुई थी। बनारसी साड़ी का चमकीला पल्लू इसके कंधे से ढिलक गया था। तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत नहीं समझ रही, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, और मुझे भी। मैंने तुम्हारी मिन्नत की है इमरान, हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगी है, लेकिन तुमने अपना दिल पत्थर किया हुआ है। शायद तुम मुझे सज़ा ही देना चाहते हो तो ठीक है, दे लो मुझे सज़ा। तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। ठीक है कि मुझसे गलती हुई, मैंने सलीम को मारा पीटा, तो तुम इसका बदला ले लो मुझसे। मैं दिल से कहती हूँ, मुझसे बदला ले लो। इसका गला रंध गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।